नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पन्ना प्रमुख को वैध बनाने की मुहिम, एसआईआर। दूसरा, चाइना के आगे झुके ट्रंप। तीसरा, मोइवा को की घर वापसी या बड़े आंदोलन की तैयारी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त मित्रों को भी अगर आपको चैनल ठीक लगता है तो उनसे भी आग्रह करें सब्सक्राइब करने के लिए, और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम हर महीने आपको हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की अपेक्षा ही नहीं, ज़रूरत भी है, जिससे चैनल सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहली बात, पन्ना प्रमुख को वैध बनाने की मुहिम। ये जो अभी 2 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि 12 स्टेट में वो एसआईआर करने जा रहे हैं, और फिर उस पर उन्होंने तमाम बातें कही। लेकिन एक बहुत ही जो मेरे हिसाब से सबसे अहम मुद्दा है, सबसे खास मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने ऐसा रैप किया है कि वो लोगों के नज़र के सामने नहीं आ रहा है। एसआईआर क्यों किया जा रहा है, एसआईआर करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा इसका अगर कोई मर्म जानना चाहता है तो मेरे हिसाब से इसका मर्म है बीएलए। मैं एक जो उस दिन ज्ञानेश गुप्ता जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टेबल लगाई थी, अब ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी ये टेबल है, मैंने वहीं से निकाली है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ। इसका पहला कॉलम देखिए तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ हो रहा है, वो 12 स्टेट के उन्होंने नाम दिए हैं। दूसरा, इन्होंने इलेक्टर मतलब मतदाता कितने लाख हैं ये उन्होंने उसके नाम दिए हैं, करीब 55,99,46,46,51 करोड़। फिर इन्होंने पोलिंग स्टेशंस और बीएलओ के नाम दिए। हर पोलिंग स्टेशन का एक बीएलओ होता है, तो इसलिए पोलिंग स्टेशन इसमें कुल इन्वॉल्व हो रहे हैं 5,33,093, और इतने ही बीएलओ भी। यहां तक तो सारी बातें ठीक है। इसके बाद का कॉल, क्योंकि हर बीएलओ है, बीएलओ जो होता है वो सरकार में इलेक्शन कमीशन की मैनुअल में है कि कौन कौन बीएलओ हो सकते हैं। वो सरकारी या अर्ध सरकारी, मतलब जो सरकार के मुलाजिम हो उन्हीं लोगों को बीएलओ का काम दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, मैं उस डिटेल में अभी नहीं। इसके बाद का इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी बीएलएस। अब पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस का कोई ना संवैधानिक स्टेचर वो है, ना इनका कोई इलेक्शन कमीशन के किसी भी उसमें इनकी कोई बातचीत है। कोई बीएलए नाम का कोई चिड़िया होती ही नहीं है। यहां पे एक धीरे से घुसा दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस, और पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस कितने हैं ये सिलसिलेवार आप देख सकते हैं। 7,64,419। अब 2-3 चीजें इसमें समझने वाली हैं। पहली चीज, इस समय जो एसआईआर हो रही है, एसआईआर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इंटेंसिव रिवीजन होता है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का कोई प्रावधान हमारे इलेक्शन कमीशन के उसमें नहीं है, ना संविधान में। तो ये अब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरा, ये चेक कर रहे हैं कि कौन नागरिक है कि नहीं है। नागरिकता का सवाल का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है चेक करने का, इट इज नॉट देयर प्रोविट। तो ये भी एक बात है। तीसरा, ये जो देश का जो हमारा कानून है उसके अनुसार सरकार का काम है मतदाता सूची में नाम आपका चढ़ाना, इंडिविजुअल का नहीं है। इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सरकार का काम है कि मैं अगर एलिजिबल हो गया हूं तो मेरा नाम मतदाता सूची में आ जाना चाहिए। अब इस्कॉन को तर्ज देने के लिए सरकार ने एक बीएलओ नाम की चीज बनाई हुई है। बीएलओ एक पोलिंग बूथ से कैसे अटैच होता है। एक पोलिंग बूथ में मोटे तौर पे 1200 से 1500 वोट होते हैं, तो 1200 से 1500 वोट के बीच में ही उसको काम करते रहना पड़ता है 5 साल। कहीं कोई कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई किसी की मृत्यु हो गई, कोई नया एज, अब उसके 18 साल हो गई इत्यादि, कोई शादी करके आ गया, कोई शादी करके चला गया इत्यादि इत्यादि, कोई मूवमेंट हो गया, कोई नौकरी करने चला गया, कोई नौकरी यहाँ आ गया, इस तरह के लोगों का एडिशन और डिलीशन इसका करना इसका काम होता है। ये बीएलओ का राइट है और दायित्व है। बीएलए नाम का कोई चिड़िया बीएलए नाम की नहीं होती।
बीएलए नाम की चिड़िया इस बार पहली बार लाई गई। पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस, कोई मतलब नहीं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस कौन है? दो चीजें समझ लीजिए। 3 राज्यों ने, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों का यहां पे है। 3 राज्यों ने अपने अपनी विधानसभा में ये पास किया है कि उनके उनके राज्य में एसआईआर नहीं हो। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि बीएलए नाम की चीज है। बीएलए जो, अब आप जरा एक चीज और देखिए, उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशन है 1,62,000, तमिलनाडु में पोलिंग स्टेशन है 68,000, लेकिन बीएलए जो उत्तर प्रदेश में है वो 192 है, 1,92,000, और तमिलनाडु में 2,11,000। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बीएलए कौन है। ये बीएलए शुद्ध रूप से पन्ना प्रमुख हैं बीजेपी के, और बीजेपी इनको धीरे से एक लीगल जामा पहना के, लीगल कपड़ा पहना के इनको सैंक्शन दिलवा रही है कि ये मतदाता सूची में हेर फेर करने की इनको लीगल राइट मिल है, which is not correct. Political parties has nothing to do with this thing. पॉलिटिकल पार्टीज का जो उम्मीदवार का एजेंट होता है वो सिर्फ देखता है कि ये सही आदमी है कि नहीं आदमी है, उसका नाम सूची में जुड़वाना काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज अपने उत्साह में उसको कर ले, वो अलग बात है, लेकिन ये काम उनका नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस का यहाँ करना बिल्कुल ही गैर वाजिब है। और गैर वाजिब इसलिए है कि इसको अगर आप ये दे रहे थे 7,64,000, तो ये भी तो दे देते ना किस पार्टी के कितने बीएलएस, इससे भी तो पता लग जाता ना, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो ये आपने नहीं दिया है। मेरी बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि ये सारे पन्ना प्रमुख हैं, ये सारे बीजेपी के लोग होंगे, इसमें मेजॉरिटी बीजेपी होगा, और बीजेपी अपने इन लोगों से, जो इनका रोल नहीं है, जो बीएलओ का रोल है, जो सरकारी आदमी है, बीएलओ का काम ये बीएलए से करवाएंगे, और इस तरह से ये डायरेक्टली इंटरफियर, बीजेपी एज अ पार्टी भारत की मतदाता सूची और मतदाता सूची के बनने में डायरेक्टली इंटरफियर करेगा। ये खतरा है। इस पे मैंने कहा था कि इसको आपके साथ शेयर करें। अब दूसरी बात, चाइना के आगे झुके ट्रंप। ट्रंप साहब एक 5 दिन की एशिया की यात्रा पे आए। एशिया की यात्रा पे वो सबसे पहले मलेशिया आए, आसियान की मीटिंग थी। ट्रंप के डर के मारे हमारे प्रधानमंत्री जी आसियान की मीटिंग स्किप कर गए। एक आदमी अमेरिका से मलेशिया आ रहा है, इंडिया से मलेशिया, लखनऊ से तो कोलालमपुर और लखनऊ का जब कभी कभी किराया भी सस्ता मिल जाए तो जहाज के आने जाने का टिकट 10,000 रुपये में मिल जाता है। 10-11,000 में मैं गया था। आपके प्रमोशनल फ्लाइट्स होती रहती हैं, अगर उसमें चले जाए 10,000 रुपये में, 2.5 घंटे की 3 घंटे की फ्लाइट। मोदी जी के पास अपना जहाज है, जहाज में कोई पेट्रोल उनको अपनी जेब से नहीं भराना है, लेकिन वहां जाने का टाइम नहीं था। आसियान की मीटिंग, आसियान की मीटिंग में देश दुनिया के, ब्राजील के प्रेसिडेंट आए, सारे लोग आए, सारे, कनाडा से आए, ये सारे लोग आए जिनका आसियान से बहुत कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं है। सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए। हमारे आसियान मतलब एशिया की बड़ी ताकत, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देश, वहां पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वर्चुअली हमने पार्टिसिपेट कर लिया, हम गए ही नहीं वहां हमारे डर के, कि मालूम नहीं, ट्रंप का डर ऐसा है। ट्रंप आए मलेशिया, फिर ट्रंप गए जापान, फिर ट्रंप गए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ एक मुलाकात की और उनके टैरिफ को घटाया, और उनके साथ ये क्यों किया, और ये क्यों मैं जब कह रहा हूं कि चाइना के आगे झुके ट्रंप, दिक्कत क्या हो रही है? 2-3 चीजें हो गई। अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर लिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम ट्रेड लगाएंगे, हम करेंगे। चाइना ने भी ईद का जवाब पत्थर से दिया। चाइना ने कहा कि ठीक है, तुम ये करोगे, हम तुम्हें अपना रेयर अर्थ देना बंद कर देंगे। रेयर अर्थ देने का बंद करने का मतलब कि सारा जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सारा इस तरह का काम है, उसको अमेरिका में ठप होने लगा।
अब क्या है, दुनिया का 90% रेयर अर्थ कंट्रोल करता है चाइना, वो दे नहीं रहा। आपके पास रास्ता क्या है? चाइना ने पूरी तरह से रोक लगा दी है अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। क्या करेगा? ट्रम्प जी को झक मार के आना पड़ा। याद रखिएगा, ये वही ट्रम्प हैं जिन्होंने शी जिनपिंग को अपने ओथ के लिए अलग से न्योता दिया था कि आप प्लीज आइए, वो नहीं आए। फिर इन्होंने जो भी अपनी कोशिश की हो, ये चीन जाने में इनका था, लेकिन इनको एशिया ला के, चाइना ने कहा कि तुम एशिया में आओगे तब हम तुमसे बात करेंगे। कोरिया लाए, कोरिया में बैठ के तब चीन ने बात की। चीन यूरोप नहीं गया, शी जिनपिंग यूरोप जाके इनसे बात नहीं की, इनको बुलाया और ट्रंप को आना पड़ा। मैं इसको कोई खराब बात नहीं मानता हूं। अगर देश के लिए ट्रंप को आना पड़ा तो कोई ये व्यक्तिगत झगड़े नहीं थे, उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। और उसमें नुकसान क्या हो गया? नुकसान भारत का हो गया, क्योंकि अब सबसे बड़ा पावर सेंटर चीन, ट्रंप, अमेरिका इस समय भारत और पाकिस्तान को एक साथ ब्रैकेटेड कर रहा है। जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया उसमें पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा, फिर भारत के मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि खिल्ली उड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये सब करने के बाद ट्रंप चाइना के सामने अपना ट्रेड एग्रीमेंट को कुछ करके आगे की रास्ता दिखा के चले गए। भारत का इसमें अभी तक कुछ नहीं। अब तीसरी बात कर लीजिए, मोइवा की घर वापसी या बड़े आंदोलन की तैयारी। मोइवा नागा आंदोलन के इस समय के सबसे बड़े नेता हैं। मोइवा करीब 50-60 साल बाद अपने घर मणिपुर आए। मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट के सोमदल विलेज, सोमदल जो गांव है वहां के रहने वाले थे, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी 1933 में। नागालैंड को एक चीज और समझ लीजिए, नागालैंड को बाइबल बेल्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो नागा एरिया है उसको। और ये ट्रंप के चर्च से फर्क नागा लोग हैं। 1933 में मोइवा का जन्म हुआ। 1965 में मोइवा जनरल सेक्रेटरी नागा नेशनल काउंसिल, जो फिजो वाली थी, बहुत बड़े नेता थे फिजो, उनके ये जनरल सेक्रेटरी हो गए नागा नेशनल काउंसिल के। और 1966 में जो पहला बैच चाइना गया था, नागाओं ने भेजा था ट्रेनिंग के लिए, वहां रहने के लिए, वहां की चीजें समझने के लिए, उस बैच के लीडर के रूप में मोइवा चाइना गए थे और मौके से लगातार संपर्क में लोग थे। 10 साल से ऊपर वहां चाइना में रहे। 1975 में नागा नेशनल काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अग्रीमेंट साइन होता है, जिसको मोइवा चाइना में रहते हुए रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ। और 1980 में नागा नेशनल काउंसिल से निकल के एक अलग अपना बनाते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड ऑफ नागालैंड, NSCN। इनके साथ इसाक सौ और ये लोग मिलकर बनाते हैं, इसाक और ये। और बाद में ये NSCN जो है वो इसाक मोइवा के नाम से IM करके अगर आप ब्रैकेट में करें तो वो होता है। ये फिर इसके फिर एक बार टूटन हुई और वो हुआ 1988 में, फिर स्प्लिट हुई थी और 2 हिस्सों में बढ़ गई। नागा के थोड़ा ये, इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूं कि अगर मोइवा यहाँ मणिपुर आए हैं तो उसके बड़े अर्थ हैं। हाल के दिनों में नागालैंड, मतलब नागाओं का भारत से उतना झगड़ा नहीं जितना नागाओं का आपस में झगड़े हो गए। बहुत फैक्शंस हो गए, आपस में बहुत झगड़े हैं। इसका बैकग्राउंड एक ये भी है कि 1997 में यूरोप और थाईलैंड में भारत सरकार ऑफिशियली नागा लोगों के साथ बैठ के वार्ता शुरू की। और इनकी नागाओं की एक डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की, जिसमें पूरा नागालैंड, पार्ट ऑफ असम, पार्ट ऑफ अरुणाचल, पार्ट ऑफ मणिपुर की बात करते हैं। वो उस तरह की कोई एक इनका मन में है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नागालैंड को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 371A के तहत। आर्टिकल 370 कश्मीर का सुना था, यहाँ आर्टिकल 371A है। मोइवा दिवाली के पास करीब 60 दशक के बाद अपने गांव वापस आए, 6-7 दिन वहां रहे। कल वो सोमदल से निकल के सेनापति में उनका एक भव्य स्वागत हुआ और वो वापस दीमापुर चले गए, नागालैंड। अब इसको 2-3 चीजें देखा जा रहा है। ये जो अभी मणिपुर में जो एक आपस में कुकी और इनका जो एक झगड़ा हुआ है,
उसमें नागालैंड से मोइवा का की एंट्री थोड़ा सतर्क करती है, क्योंकि जो करंट केंद्र सरकार है इसको केवल और केवल वोट से मतलब। अब ये अगर मोइवा को यहाँ आने की इजाज़त देती है, क्योंकि मोइवा अपनी आर्मी है, अपना वो है, उसमें घूम रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर से आए हैं, मणिपुर में आए हैं, तो कुछ तो पक रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ। वो लार्जर नागालैंड भी हो सकता है, वो मणिपुर की ताकत खत्म करने के लिए मणिपुर में एक एक और फैक्शन को खड़ा कर देने की बात भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये मेरे ख्याल में अच्छा है कि कम से कम वार्ता शुरू हो गई है। 2015 में एक नागालैंड के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, 10 साल हो गए। चीज़ें आगे बढ़े, क्योंकि चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, वहाँ पे आप हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, ये सब करके नहीं चलाना है, आपको लार्जर चीज़ें देखनी है। और शायद बीजेपी में और आरएसएस में इस तरह की बुद्धि आ गई हो, सद्बुद्धि आ गई हो कि वो लार्जर चीज़ों को देख लें। मोइवा एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं मणिपुर की लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस समय नागा लोगों के सबसे बड़े लीडर, सबसे आदर भाव के साथ जिनको देखा जाता है, जिनकी बहुत पकड़ है नागाओं पे, वो मोइवा है। तो देखने की बात ये होगी कि मोइवा इसमें इस पूरे जो मणिपुर इस समय सुलग रहा है उसमें कितना उसको ठंडा करने का और उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।